आज इस क्लास में कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण जो एनसीईआरटी बुक है तो उसके सभी प्रश्नों को हल कर रहे हैं। 5 प्रश्न हो गए थे तो उसके आगे जो छठा प्रश्न होगा तो वहीं से इसका प्रारंभ करेंगे। पिछली क्लास में हमने 5 प्रश्न कर लिए थे और 5 प्रश्न इस क्लास में करेंगे। टोटल 16 प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों को चलिए शुरू करते हैं। यानी कि छठे प्रश्न से ही इसको देखेंगे। ये इस प्रश्न से देखेंगे, छठे प्रश्न से। अल्कोहल, छठा प्रश्न आया, अल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। देखिए ये प्रश्न जो है थोड़ा समझना है। इसमें अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल कौन होता है? तो अल्कोहल की अगर बात करें हम, अल्कोहल में जो क्रियात्मक समूह होता है वो OH लगा होता है। OH लगा होता है इसमें। ये थोड़ा ठीक, यानी कि इसमें लगा होता है OH और ये जो OH है इसको देख के हम अल्कोहल की पहचान करते हैं। इसको देख करके ही हम OH की पहचान करते हैं। तो प्रश्न ये कहना चाहता है कि यहाँ भी H उपस्थित है अल्कोहल में भी, लेकिन हम इसे अम्ल नहीं मान के चलते हैं। कभी भी अल्कोहल को हम अम्ल के रूप में नहीं मानते हैं। और ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम जानते हैं, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र जो होता है C6H12O। होता है। ठीक है, तो ये ग्लूकोज है। अब इसमें भी हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है, दोनों में ही हाइड्रोजन है, फिर भी हम इसको अम्ल नहीं मानते हैं। इसको अम्ल नहीं मानते हैं। तो ऐसा क्यों है? ये अम्ल का व्यवहार क्यों नहीं दिखाता है? तो इसको एक प्रयोग के द्वारा, आप क्रियाकलाप के द्वारा इसे साबित करें, ये कह रहे हैं। तो इसमें हम इस चित्र को देखेंगे। यहाँ पे ये चित्र बनाया गया है, एक बीकर लिया गया है और बीकर में ये रबर की जो है एक कार्क है। ठीक है, रबर की एक ये कार्क लगा दी गई है। इसी में दोनों क्या लगा दिए हैं? इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं, वहां से तार जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें विद्युत प्रवाहित की जा रही है। तो पहले इसमें क्या किया है इन्होंने, एक बार इसमें क्या किया है, अल्कोहल को का विलयन भरा। ये एक बार अल्कोहल का विलयन भरा, ठीक है, और दूसरी बार तो इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हुई। दूसरी बार इन्होंने क्या किया है, ग्लूकोज का विलयन भरा तो भी विद्युत प्रवाहित नहीं हुई है। ग्लूकोज का विलयन लेने पे भी इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हुई।
दोनों ही विलयन लेने पे। तो इससे फिर क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जब इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हुई तो इसका मतलब ये है विद्युत कब प्रवाहित होती है, जब ये आयनों में टूटता, H+ आयन में टूटता, ठीक है। तो ये अगर ये आयनों में टूटता तभी यहाँ पे विद्युत प्रवाहित होती, और आयनों में टूटा नहीं, H आयन कहीं गया नहीं इसमें है, तो इसमें इसीलिए विद्युत प्रवाहित हुई नहीं। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि चित्र के अनुसार सभी उपकरण सजा लेंगे, ठीक। बीकर में जब अल्कोहल या ग्लूकोज का तनु विलयन लिया जाता है तो हम पाते हैं कि बल्ब नहीं जलता है। वेरी गुड, ठीक है, बल्ब नहीं जला, बल्ब जोड़ दिया गया है। इस विलयन द्वारा H+ आयन उत्पन्न नहीं किए जाने के कारण विद्युत का चालन नहीं होता है। H+ आयन यानी कि जो चीजें ले रहे थे अल्कोहल और हम ग्लूकोज, वो H आयन दे नहीं रहा था। और विद्युत जो होती है वो किस में प्रवाहित होती है, अगर जलीय विलयन है तो विद्युत आयनों में प्रवाहित होती है। बैटरी हमारी होती है, उसमें तेजाब भरा होता है, और तेजाब यानी कि उसमें क्या भरा होता है, H2SO4 भरा होता है, H2SO4 भरा होता है ये। और H2SO4 जब ये टूटता है तो ये 2H+ देता है, ये 2H+ देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन देता है, प्लस SO4 बनता है, प्लस SO4 बनता है। चलिए SO4 बनता है, तो ये हमें देखना है। और यहाँ पे ऐसा होता नहीं है, ये विद्युत इसीलिए नहीं प्रवाहित हो रही है क्योंकि यहाँ पे H आयनों में ये टूट नहीं रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें हमारे समझ में आ जाती हैं, एक तो जो H+ आयन नहीं देगा वो अम्ल भी नहीं होगा, और दूसरा जो H+ आयन नहीं देगा वह विद्युत का प्रवाह भी नहीं करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे अल्कोहल और ग्लूकोज जो हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन होने के बावजूद अम्ल के रूप में इन्हें नहीं दिख पड़ते हैं। तो ये प्रश्न हमें समझना है। चलिए, तो इस बात को हमने समझ लिया है। इसमें ये चित्र है, चित्र को इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड है, इनमें बैटरी लगा दीजिए, विद्युत प्रवाहित कीजिए, एक बार अल्कोहल भरिए और दूसरी बार ग्लूकोज भरिए, एक एक करके चेक कीजिए। अगर विद्युत प्रवाहित होगी तो H+ आयन बन रहे हैं, नहीं प्रवाहित होगी तो नहीं बन रहे हैं। अगर विद्युत प्रवाहित हो रही है यानी कि वो H+ आयन दे रहा है तो वो फिर कैसा है, वो भैया अम्ल का काम करेगा। और यहाँ पे दोनों बार ये प्रयोग करने के बाद देखा गया कि यहाँ पे दोनों ही बार अल्कोहल लेते हैं तो भी, ग्लूकोज लेते हैं तो भी विद्युत प्रवाहित नहीं होती, अतः ये अम्ल नहीं है। इस बात को हमने समझ लिया। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, आश्वित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। देखिए, जब हमने pH मान पढ़ा था तो pH मान के बारे में हमने एक बात आपको बताई थी कि pH मान जो होता है वो हम देखते हैं कहां से कहां तक होता है, वो 0 से 14 के मध्य हमें देखने को मिलता है, और एक वैल्यू बीच में भी देखने को मिलती है, वो होती है 7। और हम कहते हैं कि 7 pH मान किसका होता है, तो वो 7 pH मान जो होता है वो आश्वित जल का होता है। आश्वित जल कहिए या शुद्ध जल भी कह सकते हैं इसको, वैसे किताबी में आश्वित जल कहा जाता है, और आश्वित जल के साथ साथ इसे आसुत जल भी किताबों में लिखा मिलेगा। और यहाँ पे किताब में इन्होंने आश्वित लिख दिया है, आसुत जल भी कहते हैं, डिस्टिल्ड वाटर इंग्लिश में कहते हैं। तो इसका मान 7 होता है। और हम ये भी जानते हैं कि अगर 0 से 7 के मध्य में किसी का pH मान है तो वह अम्ल होता है, और अगर 7 से 14 तक किसी का pH मान है, 7 से ऊपर और 14 तक किसी का pH मान है तो वो क्या होता है, ये क्षार होता है।
लेकिन जिसका 7 होता है वो क्या होता है, आसुत जल होता है, ना वो H प्लस आयन देगा और ना ही वो AH आयन देगा। जल क्या, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल जो होते हैं वो H प्लस आयन देते हैं। अम्ल क्या करते हैं, इधर वाले क्या है, अम्ल है, और ये किसका काम करेंगे, ये H प्लस आयन देने का काम करेंगे। और ये जो क्षार है ये क्या करते हैं, ये OH माइनस आयन देने का काम करते हैं। तो ये तो ना तो अम्ल है और ना ही क्षार है, आसुत जल या आसवित जल। ये तो कैसा होता है, उदासीन होता है। तो इसीलिए विद्युत का चालक वही होगा, कौन होगा, जो H प्लस आयन देने का काम करेगा। ठीक है, तो इसीलिए विद्युत का चालक जो होता है शुद्ध जल नहीं होता है, किंतु अशुद्ध जल होगा तो वो विद्युत का चालक कर होता है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए लिख दिया है विद्युत के चालन के लिए आयनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। ये बात सही है, ठीक है, उपस्थिति आवश्यक होती है। आश्रित जल शुद्ध होते हैं, ठीक है, आश्रित जल शुद्ध होते हैं और उसमें आयन उपस्थित नहीं होता है, ठीक है, अतः आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है। तो इस प्रश्न को हमें समझना था और हमने इसको समझा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 8। अभी इसमें थोड़ी और बात ये हमने लिख दी है, जैसे वर्षा का जल जो होता है, क्योंकि वर्षा, इसमें प्रश्न अगला ये भी इसमें इसी में ये है, क्या है कि जबकि वर्षा का जल ये विद्युत का चालन करता है, तो वर्षा का जल विद्युत चालन करता है क्योंकि उसमें क्या होती है, उसमें और चीजें भी मौजूद हो जाती हैं, जो वायुमंडल में हमारे तमाम गैसें वगैरह हैं, तो वो उसमें घुल जाती हैं, ये SO2 और NO2 ये सब घुल जाती हैं उसमें, ठीक है। और ऐसी स्थिति में फिर ये क्या करता है, H प्लस आयन उत्पन्न करता है और फिर ये क्या करता है, विद्युत का चालन करता है। हमने अभी भी कहा है कि केवल जो शुद्ध जल है, आशुद्ध जल है, वही विद्युत का चालन नहीं करेगा, और ये जो कैसा है, वर्षा का जल ये शुद्ध जल होता है, इसमें तमाम गैसें पदार्थ घुल जाती हैं, मुख्य ये SO2 है, NO2 है, और भी घुल जाती हैं, फिर ये क्या करता है, H प्लस आयन उत्पन्न करता है, और H प्लस आयन उत्पन्न करेगा तो वह विद्युत का सुचालक होगा, विद्युत का चालन करेगा। ये बात हमें समझनी है, ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए। यानी कि विद्युत का चालन कब होगा, विद्युत का चालन भाई तभी होगा जब H प्लस आयन वो में टूटेगा कोई चीज, कोई द्रव, और H प्लस आयन नहीं होंगे तो फिर विद्युत का चालन नहीं होगा, तो फिर विद्युत का चालन नहीं होगा। अभी हमने बताया था कि जो बैटरी होती है इसमें तेजाब भरा होता है, तेजाब का सूत्र क्या होता है, तेजाब का सूत्र होता है H2SO4, H2SO4, और ये यहाँ पे क्या करता है 2H प्लस और प्लस SO4 2 माइनस में टूट जाता है। तो द्रव अवस्था में जो विद्युत का प्रवाह होता है वो आयनों में होता है, आयनों में होता है, तो आयन उपस्थित होंगे तभी विद्युत का प्रवाह होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। लगभग उसी से मिलते जुलते सभी प्रश्न यहाँ पे लिए गए हैं, तो इसलिए क्या प्रश्न कह रहा है पढ़ लेते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। देखिए ये प्रश्न है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। कोई भी आप अम्ल ले लें, अगर उसमें जल नहीं है तो वह फिर अम्ल का काम नहीं करता है, क्योंकि अम्ल वही होता है जो H प्लस आयन देता है, और H प्लस आयन तभी बनेंगे जब जल होगा, ये बात हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे ये समीकरण देखेंगे, यहाँ HCl लिया गया है और यहाँ पे अभिक्रिया करा दी गई है जल से,
और यहाँ पे इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन बनता है और प्लस ये क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पे अम्ल के साथ अभिक्रिया होगी तो ये हाइड्रोनियम आयन बनेगा। और इससे क्या पता चलता है कि ये अम्लीय व्यवहार की बात की जा रही है। इसका मतलब है कि ये अम्लीय व्यवहार की बात की जा रही है। ठीक है, जल की उपस्थिति में इन्होंने लिखा, हमने लिखा है कि हाइड्रोनियम आयन H3+ O की उपस्थिति में ही अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है। पहला पॉइंट, जल की उपस्थिति में ही कोई अम्ल हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है। तो देखो, हाइड्रोनियम आयन बनेगा जल की उपस्थिति में, और ठीक है, हाइड्रोनियम आयन कब बनेगा? जल की उपस्थिति में, और हाइड्रोनियम आयन होगा तभी वो अम्लीय व्यवहार भी दिखाएगा। तो ये बात है। दूसरी बात, आप इस प्रश्न को का उत्तर हमने इस तरीके से दिया है, इस प्रश्न का उत्तर आप दूसरे तरीके से मैं बता देता हूं, आप सुन सकते हैं। तो आप सिंपल शब्दों में लिख सकते हैं इस तरीके से भी कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। तो अम्लीय व्यवहार जानते हैं आप तभी होगा जब कोई अम्ल जो है H+ आयन देगा। तो अगर कोई बात ये कही जा रही है कि वो अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं दिखाता है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पे H+ आयन नहीं प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से अभी आप लिख सकते हैं, क्योंकि वहां H+ आयन नहीं बनते हैं। एक लाइन में आप इसको भी इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई काटेगा नहीं। पूरी बात जो है इस तरीके से लिखें तो ये भी सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। यहाँ पे इसी का ये हिस्सा थोड़ा बचा हुआ है, इसलिए जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 है। बड़ा प्रश्न है ये, लेकिन ये प्रश्न आसान प्रश्न है। ठीक है, जो ज्यादा बड़ा दिखाई देता है उसमें होता कुछ नहीं भाई, दम नहीं होती है उस प्रश्न में। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है ये प्रश्न। 5 बिलियन लिए गए हैं, कौन कौन से? ABCD, ABCDE सार्वत्रिक सूचक, सार्वत्रिक सूचक होते हैं। ठीक है, तो उनसे जांच की जाती है। पीएच का मान आप ज्ञात करते हैं, वो पीएच लिटमस पेपर आते हैं, सार्वत्रिक सूचक भी आते हैं, तो उनकी सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। तो इन्होंने ज्ञात किया गया है, कितना पीएच आया है? 4 आया है। ये 4 किसका होगा? पहले वाले का, यानी कि पहले वाला कौन है? ए है। पहले वाला कौन है? ए है, तो ये ए का होगा 4। ठीक है, तो ये यानी कि ए का है, ये बी का है, और 11 जो है वो सी का है, और 7 जो है वो डी का है, और 9 जो है वो ई का है। ये क्या है? ये पीएच मान है। ठीक है, ABCDE 5 है। तो हमें अम्ल के बारे में जानकारी है, क्या जानकारी है कि 0 से लेकर के 14 तक इनके मान हम देखते हैं। मध्य में जो होता है एक बिंदु रहता है 7, और 0 से 7 वाला क्या होता है? अम्ल। ठीक है, और 7 से ज्यादा वाला क्या होता है? क्षार। ठीक है, तो ये बात हमें पता है। चलिए प्रश्न आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं कौन सा विलयन, विकल्प दिए हैं इन्होंने, कहा ए हमें पूछा है उदासीन है। अब उदासीन कौन सा होगा? जिसका मान 7 होगा, जिसका मान 7 होगा वो उदासीन होगा। और 7 किसका था? ये देख लीजिए, डी का था। तो विलयन डी का जो है पीएच मान 7 है, तो विलयन डी उत्तर इसका सही हमने कर दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर वही प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न तो वही है, लेकिन अब की इन्होंने कह दिया कि इसमें प्रबल क्षार कौन सा है। तो आपको पता है 0 से 14, यहाँ पे 7, यानी कि इधर जो ज्यादा मान होगा क्षार का, तो जितना ज्यादा मान होगा वो क्षार को ज्यादा प्रबल क्षार होगा। 7 से अधिक वाले क्षार होते हैं।
तो देखिए 7 से अधिक में कौन कौन है, 7 से अधिक में तो एक 9 है, ठीक है, और एक 11 है। तो ज्यादा इनमें कौन सा है, इन दोनों में कौन ज्यादा है, 11। तो यहाँ पे 11 किस, ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी। तो 11 जो है बिलियन सी का है मान, तो ये ज्यादा छार हो जाएगा। तो हमारे ख्याल से इस प्रश्न को समझ गए होंगे, कक्षा 10 के छात्र इस प्रश्न को आसानी से समझ सकते हैं। अब प्रश्न वही है, अब विकल्प इसमें सी है। क्या कह रहे हैं, ये कह ये रहे हैं कि प्रबल अम्ल कौन सा है। देखिए अम्ल और क्षार में यही बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। वो कौन सी बात है कि हम ये जानते हैं 0 से जो 14 की हम बात करते हैं, तो इसके बीच मध्य में क्या आता है, एक बिंदु 7 आता है। यहाँ पे पीएच मान कितना है, 7 है, ठीक है। तो यहाँ पर तमाम मान दिए जाते हैं, 0 के बाद 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, फिर 6 होगा और फिर ये 7 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से 8 9 10 11 12 14 तक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से ज्यादा जितना ज्यादा मान होगा तो वह उतना ही तगड़ा क्षार होगा, प्रबल क्षार होगा। यानी कि मान बढ़ने पर जितना ज्यादा मान बढ़ेगा उतना ही ज्यादा प्रबल क्षार होगा। लेकिन अम्ल जो होता है वो 0 से 7 के मध्य वाला होता है। लेकिन अम्ल में आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितना कम मान होगा, जितना कम मान होगा उतना ही वह प्रबल अम्ल होगा। ये बात ध्यान रखनी होती है। वो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, इस बात को ध्यान रख लीजिए, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा, अगर पीएच मान घटेगा तो अम्लता जो होगी वो बढ़ेगी, और अगर पीएच मान बढ़ेगा तो क्षारकता बढ़ेगी। तो अम्लता पूछी गई है, तो कम मान वाला हम देख लेते हैं कौन है। तो कम मान किसका है, सबसे यहाँ 4 है, 1 है, 11 है, 7 है, 9 है। तो 7 से कम वाले जो होंगे वो अम्ल होंगे। तो 7 से कम में कौन है, 2 है, 4 और 1। इन दोनों में कम किसका मान है, तो ये 1 का है। तो ये किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। तो बी विलियन जो है उसका पीएच मान 1 है, तो वो प्रबल अम्ल का काम करेगा। इस प्रश्न को समझ लीजिए, इस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 में और एक विकल्प इन्होंने दिया गया है, डी। डी दिया है। क्या कह रहा है, इसमें वही सवाल तो वही है, लेकिन दुर्बल अम्लीय पूछा गया है। दुर्बल अम्ल का मतलब कमजोर अम्ल, प्रबल का मतलब मजबूत है। तो दुर्बल अम्ल, अब वही बात है अभी हमने जो समझाई थी। क्या बताया था हमने, हमने ये बताया था कि पीएच मान कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है किसके, यानी कि 1/, अम्लता के। अम्ल भैया उल्टा होता है, ये बात हमने अभी बता दी। पीएच मान बढ़ेगा तो अम्लता घटेगी, क्योंकि 1 बटे अम्लता है, नीचे दिया है हमने, इसे नीचे लिखा गया है। पीएच मान बढ़ेगा तो अम्लता क्या होगी, घटेगी, और पीएच मान घटेगा तो अम्लता क्या होगी, बढ़ेगी। उल्टा होता है अम्ल, अम्ल में उल्टा होता है, ठीक है। पीएच मान बढ़ेगा तो अम्लता घटेगी, और पीएच मान घटेगा तो अम्लता बढ़ेगी। तो यहाँ पे दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल के मतलब कमजोर अम्ल, कमजोर अम्ल मतलब ज्यादा मान होगा, ज्यादा मान होगा। और अम्ल होते कितने से कितने वाले हैं, अम्ल होते हैं, हमें पता है कि 0 से 7 से कम होना चाहिए, 0 और 7 के मध्य में होना चाहिए मान, तो वो फिर क्या होता है, वो अम्ल होता है।
और जितना ज्यादा होगा वो कमजोर अम्ल होगा। इस बात को समझ लेना था। तो समझ लिया। तो देखिए 0 और 7 के मध्य में कौन कौन है? एक तो ये 4 है और एक ये 1 है, और तो कोई है नहीं। ये 11 है, ये 7 है, ये 9 है, तो ये 2 ही है। तो इन दोनों में ज्यादा कौन है? ये 1 और 4 में ज्यादा कौन है? तो 4 ज्यादा है। ये कौन सा विलियन है? ये ए विलियन है। तो ये फिर क्या हो जाएगा? ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा, ये वाला। तो विलियन ए उत्तर हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। तो ये बात समझ में लेनी चाहिए। अच्छा प्रश्न है, पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। मान भले ही चेंज कर दिए जाए, लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर ये भी प्रश्न आप समझ नहीं पाए तो फिर आप समझ कुछ नहीं पाएंगे। और इसमें एक और प्रश्न दिया गया है। ये प्रश्न क्या कह रहा है? वही सवाल है और दुर्बल क्षारीय। और वही बात है। एक बात हमने बार बार इसीलिए बताई है आपको कि क्या कह रहे हैं, क्षार के संबंध में आपको ध्यान रखना है पीएच मान। ठीक है, सभी ये लौंडे लपाड़े ध्यान रखें। पीएच मान जो है वो क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। किसके? क्षारकता के। किसके? क्षारकता के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी कि पीएच मान बढ़ेगा तो क्षारकता क्या होगी? बढ़ेगी। अगर पीएच मान घटेगा तो क्षारकता क्या होगी? घटेगी। अनुक्रमानुपाती है। जैसे ये बढ़ेगा वैसे ही ये बढ़ेगा, और जैसे ये घटेगा वैसे ही ये घटेगी। पीएच मान बढ़ेगा तो क्षारकता बढ़ेगी, पीएच मान घटेगा तो क्षारकता घटेगी। तो दुर्बल क्षार पूछ लिया। दुर्बल माने कमजोर क्षार। दुर्बल माने कमजोर क्षार। और क्षार के बारे में हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि 7 से जिसका मान अधिक हो, यानी कि 7 से अधिक, और जिसका मान 14 तक हो। 7 से अधिक, 7 से अधिक मान हो और 14 तक हो तो वो क्या कहलाता है? क्षार। और इधर जाने पे क्षारकता बढ़ेगी। तो यानी कि 7 के करीब में जो होगा वो दुर्बल क्षार होगा, 14 के करीब में जो होगा वो प्रबल क्षार होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं 7 और 14 के मध्य में कौन कौन है। ठीक है, ये तो 7 है, 7 को छोड़ दो। ये 11 है एक, और एक ये 9 है। ये 2 मिले हमें। तो इन दोनों में मान कम किसका है? इन दोनों में ये मान जो है 9, ये कम है। भाई 11 और 9 में मान कम किसका है? 9 का। तो 9 फिर कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा दुर्बल। दुर्बल क्षार हो जाएगा 9। और यानी कि 9 किसका मान था? डी का। नहीं, डी नहीं, ई का। लास्ट वाला है ए बी सी डी ई, तो ई का हो जाएगा ये। तो यहाँ विलियन ई जो है वो सही आंसर, इसीलिए यहाँ रगड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई है। ये प्रश्न एक है, लेकिन इसमें एक प्रश्न में कई प्रश्न हैं। तो ये बात हमारे समझ में आ गई होगी और ये प्रश्न हमें कर लेने चाहिए। चलिए, अब इसमें एक और प्रश्न दे दिया गया है, और लास्ट प्रश्न है ये। बिल्कुल इस प्रश्न ने तुम्हारा बिल्कुल दिमाग की सब कसरत करा दी। इस प्रकार का प्रश्न अगर कोई आ गया तो आपसे छूटेगा नहीं, अगर इस प्रश्न को आपने समझ लिया। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने ऐसा एक प्रश्न दे दिया है, आपको बिल्कुल फिट कर दिया। इस प्रकार का कोई प्रश्न आएगा तो छात्र जो है वो कर ही लेगा। चलिए, ये मान है, वही मान है। फिर इन्होंने क्या कह दिया है? इन्होंने ये कह दिया है कि पीएच के मानों को हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पीएच के मान को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत अच्छा ये प्रश्न है, हल्के में मत ले लेना।
चलिए इसको हमने व्यवस्थित किया है, इसको देख लेते हैं। देखिए, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो हाइड्रोजन आयन कौन देता है? हाइड्रोजन आयन तो वो देगा जो अम्ल होगा। जो जितना तगड़ा अम्ल होगा भैया, वही उतना ही ज्यादा H+ आयन देगा। और तगड़ा अम्ल कौन होता है? अम्ल के बारे में अभी हमने दो बातें बताई थी। अम्ल के बारे में भी बताया और क्षार के बारे में बताया। क्या बताया? कि अगर pH मान जो होता है वो अम्ल के कैसा होता है? अम्ल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अम्ल के। और दूसरा हमने बताया था pH मान जो होता है वो कैसा होता है? क्षार के अनुक्रमानुपाती होता है, क्षार के अनुक्रमानुपाती होता है, ये बताया था। है तो pH मान बढ़ता है तो अम्ल जो होता है कमजोर होता है, और pH मान यहाँ पे बढ़ता है तो क्षार मजबूत होता है। अब pH मान कम होगा वो उतना ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, और जितना ज्यादा प्रबल अम्ल होगा वो उतने ही ज्यादा H+ आयन देगा। ठीक है, तो कैसा क्रम लगाना है? कैसा क्रम लगाना था सवाल में? आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और दो क्रम होते हैं, ये भी बात समझ लो। आरोही के मतलब बढ़ता हुआ क्रम, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का जो क्रम है वो कैसा होना चाहिए? बढ़ता हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे कम तो pH मान कितने कितने हैं? pH मान तो ये दिए हुए हैं, pH मान ये दे रखे हैं। कितने हैं? ये है 4 है, 1 है, 11 है, 7 है, 9 है। तो प्रबल अम्ल तो ये है, फिर सबसे ज्यादा H+ आयन ये देगा, फिर ये देगा, फिर 7 वाला देगा, फिर 9 वाला देगा, फिर 11 वाला देगा। ठीक है, तो आपको H+ आयन की सांद्रता के बढ़ते क्रम में लगाना है। तो सबसे कम वाले को पहले लिख दीजिए 11 को, फिर 9 को, फिर 7 को, इसके ये ज्यादा देगा, फिर 4 को, और फिर 1 को। ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। और इसको हमने व्यवस्थित यहाँ पे लिख दिया है। पूरी बात यहाँ पे आपको समझा देते हैं। क्या हमने लिखा है? यहाँ पे हमने लिखा है कि pH 11 ये तो क्षार है, बहुत कम क्या देगा? H+ आयन। उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, और सबसे तगड़ा अम्ल ये है 1 वाला। ठीक है, तो सबसे तगड़ा ये अम्ल है तो H+ आयन ज्यादा देगा। अम्ल की तो परिभाषा यही है, जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। और जितने ज्यादा H+ आयन देंगे वो उतना ज्यादा उतना मजबूत अम्ल होगा। ठीक है, तो इसको हमने ABCD के रूप में भी आपको लिख लेना पड़ेगा, क्योंकि विकल्प में तो यही है। तो ये 11 मान किसका है? ये है C का। और 9 मान किसका है? ये E का है। और 7 मान जो है वो D का है। और 4 ये है, और B का 1 है। तो इस तरीके से आप इस बात को समझ सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। देखिए, अगर पूरी बात आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो पूरा काम करना पड़ेगा। और हमने पहले भी कहा है कि इसमें जो है आप नोट्स के चक्कर में ज्यादा ना बनाएं, कि अभ्यास करते रहें। एनसीईआरटी किताब है तो उसमें अपना पेंसिल से लिख लें, एक छोटी सी कॉपी बना लें, जो पॉइंट आपको लिखना है वो लिख लें, बाकी आप बार बार इसको देखते रहें। और किताब में वो बिंदु अपना लिख लें, वो उस किताब में देखते रहें, तो आप कर पाएंगे। क्योंकि सोचने और विचारने के आधार पे प्रश्न आ जाते हैं।
विज्ञान में। तो 10वां प्रश्न देख लेते हैं। ये 10 ही प्रश्न करेंगे, 5 ही प्रश्न करेंगे, इसमें 6 से किए हैं। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, परख नली 2 हैं, ए और बी, समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिया है, परख नली बी में एसिटिक अम्ल CH3COH डालिए। 2 परख नली है, एक ये परख नली है और एक ये परख नली है। इसमें क्या ले लिया है, HCl ले लिया है, और इसमें क्या लिया है, CH3COOH ले लिया है। ठीक है, 2 परख नली है। दोनों में अम्लों की मात्रा भी समान है, अम्ल की मात्रा भी समान है और सांद्रता भी समान है। ठीक है, अम्ल की मात्रा और सांद्रता भी समान है। सांद्रता से मतलब होता है हमारा जो उसमें मात्रा होती है, गाढ़ापन जिसे कहते हैं, वो सांद्रता को बताती है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी? तो देखिए सिंपल शब्दों में हम इसको बता देते हैं। तो बुदबुदाहट किसमें ज्यादा होगी? तो वो HCl में होगी। क्यों होगी? एक शब्द में बता देता हूं। HCl जो होता है वो CH3COOH यानी कि इससे ज्यादा प्रबल अम्ल होता है, तो इसमें बुदबुदाहट ज्यादा होगी। किसमें? HCl में। HCl में ज्यादा तेजी से बुदबुदाहट होगी, क्योंकि यह कैसा अम्ल है, यह एक प्रबल अम्ल है, मजबूत अम्ल है, इसलिए होगी। इस बात को हमने पूरी तरीके से देखिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूरी बात लिख देते हैं, आप उतना भी लिख दें जब जो हमने अभी बात बताई है तो अपने शब्दों में, तो वो भी सही है। और बाकी पूरी बात समझ लेते हैं। परख नली ए आपने ली है, इसमें ये HCl लिया है और मैग्नीशियम लिया है, इन दोनों की अभिक्रिया हुई है तो MgCl2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। ठीक है, इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे Cl2 है, यहाँ H2 है, तो 2 से यहाँ भी गुणा कर दी जाती है। ठीक है, तो ये बैलेंस अभिक्रिया हो गई है। ये अभिक्रिया आपकी परख नली में होगी, ये अभिक्रिया होगी और यहाँ क्या निकलेगी? बुदबुदाहट होगी। क्योंकि यहाँ पे बुदबुदाहट काहे की होगी? ये हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसकी बुदबुदाहट होगी, इसकी बुदबुदाहट होगी। दूसरी परख नली आप ले लें बी, और इसमें भी परख नली बी में आप एसिटिक एसिड डालेंगे प्लस Mg डालेंगे, तो इसमें क्या बनेगा? CH3COH का होल ट्राइज Mg प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलेगी। अम्ल जो होते हैं वो धातुओं से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस जरूर निकालते हैं, लेकिन यहाँ कम निकलेगी, क्योंकि ये कमजोर अम्ल है, कमजोर अम्ल है। ठीक है, इसीलिए बुदबुदाहट जो है किसमें ज्यादा तेज होगी? आपकी नॉलेज को केवल टेस्ट कर रहा है प्रश्न, वो किसमें होगी? वो HCl में होगी। सीधे शब्दों में आपसे ये कहें कि वो आपसे प्रश्न ये जानना चाहता है कि HCl और एसिटिक अम्ल में CH3COOH में कौन ज्यादा प्रबल अम्ल है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा गया है। ठीक है, तो HCl का आपको ध्यान रखना है। देखो अब हमने इस बात को यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हैं। चूंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है, जबकि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है। इसलिए परख नली ए में कौन सी गैस होगी? है हाइड्रोजन गैस की बुदबुदाहट अधिक होगी। परख नली ए में हमने क्या लिया था? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया था, HCl लिया था, तो वहां पे बुदबुदाहट अधिक होगी। इस बात को आपको समझ लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये अब हमने कर लिए हैं 10 प्रश्न। तो अभी हम यहाँ पे जो हमने किए हैं 5 प्रश्न, तो इसी की बात हम करेंगे। इसके आगे प्रश्न जो है अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। और ये उत्तर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये समीकरण आप नहीं लिख पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है,
अगर एक या दो प्रश्न का नंबर है तो इतना आप लिख दें तो आपको मिल जाएंगे नंबर। और अगर प्रश्न भाई 2 नंबर से अधिक है तो फिर आपको समीकरण लिखना पड़ेगा। अगर आप 4 नंबर का प्रश्न है आपको दिया गया है, आप सोचो हमारा इतने काम हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 4 नंबर आपको फिर गुंजाइश नहीं रहेगी। ठीक है, फिर आपको समीकरण ये जो है वो आपको पीछे हमने बताए थे, ये दोनों देने पड़ेंगे, दोनों ही लिखने पड़ेंगे अगर 4 नंबर का है। वैसे 2 ही नंबर में इसको पूछा जाता है, 4 नंबर में पूछा नहीं जाता है। तो चलिए ये अभ्यास करते रहेंगे और अभ्यास करते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। आगे की बात आगे करेंगे। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल।